हम क्या देख रहे हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के या अलाभकारी संस्था के लेखांकन। ठीक है, इसमें भी हमें क्या देखना है, इनके वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो वर्ष के अंत में बनाई जाती है, तो वित्तीय विवरण देखना है। अब वित्तीय विवरण में इसके क्या क्या आता है, मैंने बताया था, प्राप्ति भुगतान यानी रिसिप्टिंग पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता, और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। अब हम किस पर आ गए, आय व्यय खाता पर। ठीक है, तो मेरी एक बात सुनो बेटा, एक तरफ है और दूसरी तरफ है। सर क्या है, एक तरफ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता। ठीक है, और एक तरफ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, आय व्यय खाता। अब ना आपने सॉरी, लाभ हानि खाता कौन बनाता है बेटा, लाभ हानि खाता बनाता है व्यवसायिक संस्थान। व्यवसायिक संस्थान कौन कहलाते हैं, जिनका लाभ कमाना उद्देश्य होता है, तो वो क्या बनाते हैं अपने पास, लाभ हानि खाता। पिछले साल आपने पढ़ा है ये। ठीक है, मैं पहले ये याद दिलाऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, फिर मैं ये बताऊंगा कि अपन यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। बड़े आगे चलो, मुझे एक बात बताओ, लाभ हानि खाता कौन बनाता है, व्यापारिक संस्थान। क्या ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करने के लिए बनाता है। आपको इसका फॉर्मेट याद है क्या बेटा, याद है क्या, क्या रहता था इसके फॉर्मेट में, कोई बोल ही नहीं रहा यार। सर तुम पहले लिख तो लो, फिर बोलेंगे देख के। बेटा इसके फॉर्मेट में यहां पर लिखा रहता था पर्टिकुलर्स, यहां लिखा रहता था अमाउंट, इधर पे भी क्या लिखा रहता था, पर्टिकुलर्स, और यहां क्या लिखा रहता था, अमाउंट। हाँ या ना, है ना। और बेटा इस वाले पक्ष को क्या बोलते थे हम, डेबिट, और इस वाले पक्ष को क्या बोलते थे हम, क्रेडिट। याद है क्या, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, इस डेबिट वाले पर्टिकुलर्स में क्या लिखते थे और क्रेडिट वाले पर्टिकुलर्स में क्या लिखते थे, ये याद है क्या, मैं बता देता हूं। यहां पर आप लिखते थे टू ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स, याद है ये। आप यहां पर क्या लिखते थे डेबिट में, सॉरी 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 गलती हो गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप डेबिट में क्या लिखते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शुरुआत में 11th का बेसिक पढ़ाया था, वहां पर बताया था कि एक व्यवसाय में कितनी चीजें होती हैं, 4। कौन कौन सी, संपत्ति, दायित्व, व्यय और आय। मुझे एक बात बताओ, उसके बाद मैंने चारों तरह के खाते को आपको शेष निकालना सिखाया था, और मैंने ये बताया था कि संपत्ति का कौन सा बैलेंस शेष होता है, हमेशा डेबिट। दायित्व का कौन सा शेष होता है, क्रेडिट। व्यय का कौन सा शेष होता है, डेबिट शेष होता है। तो बेटा व्यय का कौन सा शेष होता है, डेबिट में, तो मैं सारे खर्चे किस तरफ लिखता था, P&L अकाउंट में, डेबिट में। और व्यय के साथ जैसा होता है वैसा ही हानियों के साथ भी होता है, तो व्यय और सारे व्यय हानियां कहां पर आती हैं, व्यय और हानियां डेबिट साइड में आती हैं। आप जब 11वीं में लाभ हानि खाता बनाते थे तो ऐसा करते थे। अच्छा, इस तरफ क्या लिखते थे आप, सर आप ही बता दो। ये भी यहां पर आप लिखते थे अपनी ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स। अब ना यहां पर क्या लिखते थे, इनकम एंड गेन्स। मुझे एक बात बताओ, एसेट का डेबिट शेष और लायबिलिटी का क्रेडिट शेष, एक्सपेंसेस का डेबिट शेष और उसका इनकम्स का कौन सा शेष बताया था मैंने, क्रेडिट। याद करो मैंने क्या कहा था, जब जब व्यवसाय की आय बढ़ती है तो उसका दायित्व तो बढ़ जाता है, किसके प्रति, मालिक के प्रति, कि ये पैसा मुझे किसको देना है, मालिक को। तो
ऑब्वियसली कुछ पैसा तो कमाओगे, और कुछ पैसा कमाओगे तो आपका क्या रहेगा, वो दायित्व, मतलब कौन सी शेष आएगा, क्रेडिट शेष आएगा। तो इनकम या लाभ क्या होते हैं बेटा, नेचर से उनका शेष क्या निकलता है, क्रेडिट शेष निकलता है। इसलिए जब आप लाभ हानि खाता बनाते थे तो उनको किस तरफ लिखते थे, क्रेडिट साइड पर लिखते थे। ये लॉजिक क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। अच्छा सर ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या लिखा है, तुम इस बात को छोड़ दो, वो कक्षा 11वीं की बात थी, वहां पर काम का था। अच्छा यहाँ पर भी मुझे कहीं पर नीड पड़ेगी, जब अपन रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर करेंगे वहां पर समझा दूंगा एक बार क्या होता है। बाकी अभी मेरे काम की बात इतनी है कि अपन जब लाभ हानि खाता बनाते थे तो डेबिट में सारे खर्चे और हानियां लिखते थे, और क्रेडिट में सारी आय और लाभ लिखते थे। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना? आगे बढ़ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज और बता दो बेटा, जब आय ज्यादा हो और व्यय कम हो, आय मान लो आपके 100 रुपए हैं और व्यय आपके 80 रुपए हैं, तो क्या निकल कर आएगा, लाभ निकल कर आएगा, और उसको क्या बोलेंगे अपन, टू नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? अच्छा अगर इसी की जगह पर मान लो तुम्हारे व्यय हो गए 100 रुपए और आय हुई है 80 रुपए, तो क्या निकल कर आएगा, नेट लॉस कितने का, 20 रुपए का, हाँ या ना? ऐसे करते थे क्या कक्षा 11वीं में? हाँ ठीक है। अब एक चीज और, पहले तो मैं थोड़ा सा लिंक बिठा दूं बेटा, जैसा यहां पर कौन सा खाता बनाते थे आप, लाभ हानि खाता, वैसे ही यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखो कैसे काम करना है। ये आप वहां पर नोट करेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में फ्लो चार्ट दिया था ना, है ना? मैं बता दूंगा, एक बार पहले समझ लो बेटा। मुझे एक बात बताओ, मैं अब क्या यहाँ इनका लाभ कमाना उद्देश्य होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर लाभ या हानि तो निकालेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ और काम होगा, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, लाभ हानि खाते की जगह आय व्यय खाता बनाते। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर एक्सपेंसेस कहाँ लिखते थे आप, डेबिट में, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस का क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है, डेबिट। तो बेटा इसके डेबिट वाले पोर्शन को अपन नाम दे देंगे एक्सपेंडिचर। देखो भाई आप किसी चीज का लॉजिक समझ लेते ना, तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि ये यहां आएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद रहता है। एक्सपेंडिचर का क्या नेचर होता है, डेबिट, इसलिए एक्सपेंडिचर वाला कहां बनेगा, कॉलम डेबिट साइड में। क्लियर बात? चलो यहां पर क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट। अच्छा यहां पर क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते थे, इनकम्स, तो इस वाले कॉलम को क्या नाम दे दें अपन, इनकम्स, और क्या हो जाएंगी ये आपकी, ये वाला अमाउंट का कॉलम। यहां पर हम क्या रिकॉर्ड कर देंगे, यहां पर अपन लिख देंगे ऑल क्या, एक्सपेंसेस एंड क्या, लॉसेस, है ना? हाँ है ना? बताओ यहां पे क्या कर देंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख देंगे। क्लियर है बात? अब और यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर ऑल इनकम्स एंड गेन्स लिख देंगे, हाँ है ना? चलो एक मैं यहां पर पॉइंट डाल रहा हूं, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, और यहां पर भी मैं लिख रहा हूं ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर टू बी रिकॉर्डेड। मैं समझाऊंगा और आपको हिंदी में भी बता दूंगा, तो आप चाहे तो साथ में हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा है, उस बात को छोड़ दो, काले पेन से लिखा हुआ है उसको भूल जाओ कि वहां कुछ लिखा हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करना है, मैंने क्या बोला भाई, जैसा लाभ हानि खाता यहाँ बनता था वैसे ही आय व्यय खाता यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड होते थे, इनकम्स क्रेडिट में, तो अपन ने इसके डेबिट वाले कॉलम को एक्सपेंडिचर नाम दे दिया, क्रेडिट वाले कॉलम को इनकम्स नाम दे दिया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर तुम्हारी आय हो 100 रुपए और व्यय हो
80 रुपए, तो क्या निकल कर आता था इस केस में? शुद्ध लाभ। लेकिन यहां पर लाभ बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो यहां पर बोला जाता है टू सरप्लस। क्या बोला जाता है? सरप्लस, अधिमान। ठीक है, क्या मतलब हुआ? सरप्लस का नेट प्रॉफिट की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करता हूं बेटा? सरप्लस। क्यों नेट प्रॉफिट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते सर? भैया यहां पर प्रॉफिट कमाना उद्देश्य ही नहीं है, तो आप उनको प्रॉफिट दिखा सकते हो क्या? नहीं। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाऊं, चलो। और अगर आपके व्यय हो गए हैं 100 रुपए और आपकी आय है 80, तो क्या होता था इस केस में? शुद्ध हानि। यहां पर उस हानि को कहा जाता है डेफिसिट। ठीक है, कितना? 20 रुपए। क्लियर है क्या बात? मतलब क्या परिवर्तन आया सर यहां से यहां में? बेटा यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट था, यहां पे एक्सपेंडिचर अमाउंट है। एक बात, यहां पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते थे, यहां पर सरप्लस या फिर डेफिसिट कहते हैं। आई क्या बात समझ में? डेफिसिट का मतलब होता है कमी। क्लियर है बात? चलो, अब मतलब मोर और लेस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसा लाभ हानि खाता बनता था वैसे ही क्या बन रहा है? आय व्यय खाता बन रहा है। ठीक है, चलो। अब ना एक मान्यता है लेखांकन की मान्यता। ठीक है, आपने लेखांकन की उपार्जन मान्यता सुना है क्या शब्द? क्या होता है लेखांकन की उपार्जन मान्यता? इंग्लिश में बोलते बेटा अक्रूरल बेसिस अजम्पशन। पढ़ा है क्या? नहीं सर, ये कौन सी इटालियन भाषा में बात कर रहे हो? तो किस गोले से आए हो? तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं हमारे कोर्स में। पढ़ा है ये कुछ लेखांकन की उपार्जन मान्यता या फिर क्या अक्रूरल बेसिस अजम्पशन? पढ़ा है कुछ? नहीं सर, हमने तो नहीं पढ़ा। मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनो। मैं उसको पढ़ाऊं इससे पहले मैं बता देता हूं बेटा, ये जो मान्यता है ना, ये दो चीजों के बारे में बात करती है। कितनी चीजों के बारे में? दो चीजों के बारे में। एक तो इनकम्स के बारे में बात करती है, यानी आय, और दूसरा एक्सपेंसेस के बारे में बात करती है, यानी व्यय। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में बात करती है। ये वाला राह इधर आएगा। चलो, दो चीज़ों के बारे में बात करती है। काय के बारे में? एक तो आय के बारे में और एक व्यय के बारे में। मैं उस पर बढ़ूँ इससे पहले मैं ही आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं 50। ठीक है, और बेटा फीस पर स्टूडेंट, मान लो मैंने बोला फीस पर स्टूडेंट है मेरी 5,000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 5,000 रुपये। तो मैंने बोला, मैंने शुद्ध थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, फीस पर स्टूडेंट है कितनी? 5,000 रुपये। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने कितने रुपए कमाए, आप बता सकते हैं क्या? कैसे? इंटू करके कितना आ रहा है? 2,50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है ना? हाँ बेटा, 2,50,000 ही आ रहा है। चलो, अब मैं इसमें से बताता हूं कि बेटा इन 50 में से ना मात्र 40 बच्चों ने मुझे फीस दी है। फीस पेड कितने बच्चों ने पे की है? 40 बच्चों ने 5,000 रुपए के हिसाब से पे की है। मतलब कितना? 2 लाख रुपए। ये कितना आ रहा था? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब बताओ मैंने कितना कमाया? अरे मैंने निकाल के दे दिया ना, 40 बच्चों ने फीस दी 5,000 के हिसाब से 2 लाख रुपए। बताओ कितना कमाया? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए।
नहीं बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैंने 2.5 लाख मैंने बच्चों को पढ़ाया 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, मुझे मिला कितना है 2 लाख रुपए। तो जो 50,000 नहीं मिला है वो मिलेगा क्या भविष्य में? हाँ, सीधी सी बात, मैं पढ़ा चुका हूँ क्या? हाँ। मैं बच्चों से फीस लूंगा क्या? हाँ। मैं फोन करके पैसे मांगूंगा, घर जाके पैसे ले आऊंगा, क्या दिक्कत है? अपना पैसा है। तो बेटा मेरी बात सुनो, जब हम आय निकालते हैं तो हम ये नहीं देखते कि मिला कितना। आय मतलब होता है कमाया कितना। आय का मतलब क्या होता है? कमाया कितना। उसमें से मिल हो सकता है कम मिले, ठीक है, लेकिन मुझे हक तो मिल गया ना लोगों से। अगर मैंने काम कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, तो मुझे हक आ गया है क्या पैसे लेने का? हाँ। तो कमाया कितना? जो हमने पूरी सर्विसेज परफॉर्म की उसके बदले में जो हमें मिलना ड्यू हुआ है। तो बेटा लेखांकन की उपार्जन मान्यता बोलती है कि आपने क्या उपार्जन कर लिया है वो आपकी आय है। देखो ये बोलती है कि आपको इनकम जो रिसीव हो चुकी है, वो हमारे एग्जांपल में हमें कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख रुपए, प्लस ऐसा अमाउंट जो रिसीव तो नहीं हुआ है बट वो राइट टू रिसीव हो गया है। क्या मुझे 50 बेटा कितने मिलने चाहिए थे? 2.5 लाख, मिले कितने? 2 लाख। कितने नहीं मिले? 50,000। तो वो 50,000 क्या लेने का हक है क्या मेरे पास? हाँ है, हक है। तो बेटा वो बोल रहा है कि इनकम जो मिल चुकी है वो यानी 2 लाख, और ऐसी इनकम जो मिली नहीं है लेकिन जिसको लेने का आपके पास हक है, राइट है, वो भी ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल इनकम? क्या आ जाएगी आपकी टोटल इनकम? मतलब सिंपल सी बात, उपार्जन मान्यता क्या बोलती है कि जब आप अपनी आय निकाल रहे हो तो ऐसी आय जो मिल चुकी है वो, प्लस ऐसी आय जो मिली नहीं है बट जिसको लेने का आपके पास हक आ चुका है वो दोनों टोटल कर लोगे तो क्या हो जाएगी आपकी कुल आय। क्लियर के बाद बेटा इस राइट टू रिसीव को कहा जाता है अक्रूड इनकम। क्या कहा जाता है? अक्रूड इनकम। बढ़ जाए आगे, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। मान लो जनवरी में शुरू हुआ है और दिसंबर में इस साल खत्म होने वाला है। तो मैं जनवरी का रेंट फरवरी में देता हूं, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में। तो बेटा ऐसे करके अक्टूबर का नवंबर में दे दूंगा मैं रेंट, और दिसंबर वाले महीने का जो रेंट रहेगा वो कब दूंगा? अगले साल जाके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल का मेरा, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि एक महीने का रेंट है, रेंट पर मंथ 10,000 रुपए। कितना है रेंट? 10,000 रुपए। तो और मैंने इस साल कितने महीने का रेंट पे किया होगा? 11 महीने का। बाद दिसंबर वाले महीने का तो कब देने वाला हूं मैं? जनवरी में। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरा खर्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल का मेरा रेंट का खर्चा कितना, तो 10,000 इंटू 11 या 10,000 इंटू 12? क्यों? खर्चा कितना पूछा है, मैंने कितना खर्च कर दिया। क्या मुझे वो 10,000 जो मैंने दिए नहीं है 12वें महीने के वो देने पड़ेंगे क्या? हाँ। तो उपार्जन मान्यता बोलती है कि अगर आपका खर्चा देने का दायित्व तो आ चुका है तो वो आपका खर्चा है। कोई राशि देने की का दायित्व तो आ गया है तो वो आपका खर्चा है, भले आपने अभी दिया नहीं है, भुगतान भले नहीं हुआ है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि इस साल का मेरा कुल व्यय कितना, तो मैं बताऊंगा 11 महीने का रेंट जो मैं पे कर चुका हूं वो 1,10,000, और 12वें महीने का रेंट जो मैंने पे नहीं किया लेकिन मेरे को पे करने का क्या आ गया है? दायित्व आ गया है, वो 10,000। तो कुल व्यय कितना होगा? 1,20,000। ठीक है, उसमें से भुगतान कितने का किया है? 1,10,000। करना कितने का बाकी है? 10,000। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? एक्सपेंसेस पेमेंट मेड, जो भुगतान कर दिया है वो, यानी 10,000 इंटू 11 1,10,000, प्लस ऑब्लिगेशन टू पे अराइज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन टू पे अराइज, ऐसा भुगतान जिसको आपने पे नहीं किया लेकिन पे करने का दायित्व तो आपके पास आ चुका है, तो वो भी ऐड कर दूंगा तो क्या निकल आएंगे मेरे? टोटल एक्सपेंसेस निकल आएंगे। आती है क्या बात समझ में? अक्रूवल बेसिस असम्पशन किन दोनों चीजों के बारे में बात करती है बेटा? किन दो चीजों के बारे में बात करती है? एक आय के बारे में और एक व्यय के बारे में। आय के बारे में बोलती है जब आप अपनी आय निकाल रहे हो तो
जो आय मिल चुकी है वो, प्लस ऐसी आय जो मिली नहीं है लेकिन जिसको प्राप्त करने का आपके पास हक आ चुका है, उसको बोलते हैं उपार्जित आय बोलते हैं बेटा। अक्रूड इनकम मतलब क्या है? उपार्जित आय। तो उपार्जित आय भी आप अपने पास शामिल करोगे तो क्या आ जाएगी? वो आपकी कुल आय। फिर जब व्यय के बारे में बात करेंगे तो जो भुगतान कर चुके हैं वो, प्लस ऐसे भुगतान जिनको भुगतान किया नहीं गया है बट उनको पे करने का दायित्व आ चुका है, उनको सम टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? कुल व्यय। क्लियर है के बाद? चलो बेटा, ये थी उपार्जन मान्यता। ये अपन लाभ हानि खाते में भी फॉलो करते थे। आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करते थे। आपने अगर थोड़ा भी लाभ हानि के क्वेश्चन किए थे 11वीं में तो, और नहीं किए तो कोई बात नहीं थी, अभी यहाँ पर समझोगे तो यहाँ समझ लोगे, मतलब वो भी हो गया। ठीक है, तो ये उपार्जन की मान्यता यहाँ पर भी फॉलो होती थी और अब हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी ये नोट कर लो, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।